This article delves into the money market and capital market in India. The video highlights the weightage of the chapter in Maharashtra state. Board exams based on previous year's questions. Providing in-depth knowledge, the topic includes the functioning of these markets and their significance in the economy. The money market deals with short-term borrowing and lending, while the capital market deals with long-term investments. Understanding these markets' mechanics is essential for individuals who want to invest or trade in the stock market. Moreover, it is crucial for businesses and policymakers supporting the country's growth. Hence, gaining a comprehensive understanding of these markets' nuances is imperative. The video also discusses at length the functions of RBI and commercial banks. The video also throws light on the organized and unorganized sectors of money market in India. Okay, people, we will deal with money market and capital market in India. ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर है. ठीक है, एंड वी विल डील विथ मनी मार्केट. सो व्हाट इज़ द वेटेज ऑफ द चैप्टर? अगर आप देखोगे जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं विथ ऑप्शन आपके ऑलमोस्ट 11 मार्क्स के हैं. विथ आपके जो MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट 11 मार्क्स से आ चुके हैं. विदाउट ऑप्शन आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें जनरली ट्रेंड में देखे जाते हैं. ठीक है, ओके. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, फंक्शन क्या है RBI का, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर. वो मंथन भाग गया, वो तो आया था ना, भाग गया. अरे वाह वाह, तबीयत खराब हो रही है. अच्छा अच्छा, अभी रिकॉर्ड. ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है भाई साहब, बता सकते हैं? व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्रॉपर आप ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर आपको सैलरी स्लिप के हिसाब से, आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपके ऑफर लेटर के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है. इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अंडर द टेबल पैसा आ रहा है, किसको जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ हिसाब नहीं है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर. रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स फेस बाय द मनी मार्केट इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन द मनी मार्केट, जो भी आपके चेंजेस आए हैं मनी मार्केट में, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट. ये सब तमाम चीज़ें हम भाई साहब पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे. और शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. मीनिंग ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी. पूरे इकोनॉमी की भाई साहब जो बैकबोन होती है, जो कमर बोलते हैं हम जिसको, वो है आपका फाइनेंस. दैट इज बेसिकली फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी. फाइनेंस refers to the management of money. It is categorized as personal finance, corporate finance and public finance. ठीक है, फाइनेंस क्या है? मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट है. इसको हम किस में क्या डिफरेंशिएट करते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस, अपना पर्सनल फाइनेंस. पर्सनल फाइनेंस मतलब आपका घर का जो खर्चा वगैरह है, आपके घर का जो बजट है, उसको हम बोलेंगे पर्सनल फाइनेंस. ठीक है. कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कंपनी को रन करने के लिए जो फाइनेंस है, जो पैसों की आवश्यकता होती है. एंड देन वी हैव पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस मतलब पढ़ चुके हम पब्लिक फाइनेंस. हाँ, नहीं, पब्लिक फाइनेंस इज नॉट दैट. गवर्नमेंट का जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जिन चीज़ों को बेसिकली फाइनेंस करता है, तो जैसे रेलवेज को गवर्नमेंट फाइनेंस कर रहा है, रोडवेज को गवर्नमेंट फाइनेंस कर रहा है. ठीक है, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट फाइनेंस कर रहा है. दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस. ठीक है, सो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है उसको हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके. द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री is responsible for mobilization and allocation of funds. तो जो आपका एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसके हिसाब से फंड्स जो है तो मोबिलाइज होते हैं और एलोकेट भी होते हैं. ठीक है, इकट्ठा होते हैं और एलोकेट होते हैं. इकट्ठा होना और एलोकेट होना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द फाइनेंशियल सिस्टम. इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो इससे भाई साहब वेल्थ क्रिएशन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. जितना भाई साहब जनरली देखिए हमारा स्टार्ट क्या होता है, हालांकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई कंट्री डेवलप है कि नहीं. पहले के ज़माने में मतलब ऑलमोस्ट अंडर 1990 तक आपके जो एक कंट्री का बेसिकली GDP कितना है या कंट्री का PCI कितना है,
उसके हिसाब से हम बोलते थे वेदर कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। आज की तारीख में हम बहुत सारे और भी चीज़ों को जोड़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, पीसीआई क्या है, ये सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। तो हम आज की तारीख में एचडीआई को कंसिडर करते हैं फॉर मेजरिंग वेदर अ कंट्री इज डेवलप्ड, whether a country is on a developing mode और whether a country is underdeveloped, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें ऑब्वियसली अभी भी पर कैपिटा इनकम को हम कंसिडर करते हैं। उसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब और भी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली एचडीआई, ठीक है। और आज की तारीख में जो वेल्थ है, वेल्थ आज भी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ आपके जीवन के सारे सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जो पहला चीज़ आपको लगेगा वो है पैसा, ठीक है। सो किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा वेल्थ जनरेट होगा उस कंट्री का इकोनॉमी उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज़ वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम comprises of financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services। ये सारी चीज़ों से भाई साहब आपका फाइनेंशियल बनता है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपका फाइनेंशियल मार्केट जो है फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मार्केट क्या होता है? मार्केट क्या होता है? कोई भी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं, बाय एंड सेलिंग प्लेस, है ना। भाजी मार्केट में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी? भाजी, ठीक है। ग्रेन मार्केट में जाएंगे तो फूड ग्रेन्स। अगर किसी भी मार्केट में आप जाते हैं तो जहाँ पे भी चीज़ों का खरीदना और बेचना होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होंगे? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को खरीदा और बेचा जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं भाई साहब, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स हो गए आपके। डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा इज अंडरटेकन। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? फाइनेंशियल, ठीक है। दीज आर बेसिकली वेयर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड्स, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा इज अंडरटेकन, ठीक है। Meaning and structure of money market in India. Money market is a market for lending and borrowing of short term funds. तो मनी मार्केट में हम करते क्या है भाई साहब? शॉर्ट टर्म फंड्स को लेंड भी करते हैं और बोरो भी करते हैं, ठीक है। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिशनरी नोट्स, ये सब होते हैं भाई साहब, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। मनी मार्केट कंप्राइजेस बोथ द ओरिजिनल सेक्टर, द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों भी इसमें होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब? व्हाट इज देयर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीज़ें ऑफिशियली होती हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ पे आप भाई साहब पैसा इन्वेस्ट करें या वहाँ पे भाई साहब आप पैसा विड्रॉ करें, सबका भाई साहब रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो दैट इज कमर्शियल बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपके, जैसे अबुदय कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इस तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप समझ लो कोई गाड़ी ले रहे हैं तो टू व्हीलर का लोन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आकर उसको अप्रूव करेगा। जो आपको गाड़ी बेच रहा है वो आपको गाड़ी लोन पे नहीं देगा, ठीक है। जो आपको गाड़ी बेच रहा है वो आपको गाड़ी लोन पे नहीं देगा, वो आपका लोन करवा के देगा थ्रू अ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब ये बीच में आते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको ये बेसिकली मैनेज करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया, DFHI बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है? द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। इंडिजीनियस बैंकर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स मतलब ये अंदर ही अंदर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इसका कोई लिखा पढ़ी हिसाब नहीं है, ठीक है। मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स मतलब अभी बैंक जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। देखो ये इंडिजीनियस बैंकर्स या मनी लेंडर्स क्यों आ रहे हैं पिक्चर में, क्यों आ रहे हैं भाई साहब? अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक से मिल सकता है। वाई वुड यू अप्रोच अ मनी लेंडर और वाई वुड यू अप्रोच अ इंडिजीनियस बैंकर? वाई वुड दे इवन एग्जिस्ट इन द सिस्टम? वो सिस्टम में एग्जिस्ट क्यों करेंगे? देखो कुछ ऐसा ही, हाँ, ऑन द स्पॉट देते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। जनरली अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बहुत सारे ऑफिशियल प्रोसीजर्स हैं,
आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए भाई साहब। सिबिल स्कोर मतलब समझते हैं आप, आपकी रेटिंग्स होती है। आपने अगर किसी से पहले लोन लिया रहेगा किसी बैंक से, जिस तरह से आपने उस लोन को चुकता किया रहेगा उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा और उसके ऊपर आपकी रेटिंग्स होती हैं, सिबिल स्कोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको भाई साहब लोन मिलता है। दीज आर द थिंग्स ऑन विच यू विल बेसिकली गेट अ लोन, ठीक है। आप जितनी बार आप डिफॉल्ट करेंगे अपने प्रीवियस लोन्स को पे करने में, समझ लो आपने कोई होम लोन लिया है और किसी कारणवश आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपका वहाँ पे एक मार्क आ जाएगा, सिबिल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपने होम लोन लिया या कोई कार लोन लिया या कोई पर्सनल लोन लिया और उसके पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक आप सारे पेमेंट्स करते रहे, तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तब आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सिबिल स्कोर जो है आपके पेमेंट के हिसाब से, आपके जितने भी डेट्स हैं उनके पेमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे जाता रहता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो आपके इंडिजिनियस बैंकर्स, क्योंकि देखिए सबका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता है, सबका भाई साहब बैंक के साथ लोन हो या ना हो, तो इसीलिए ये मनी लेंडर्स को अप्रोच करते हैं, इंडिजिनियस बैंकर्स को अप्रोच करते हैं। इंडिजिनियस बैंकर्स मतलब कंट्री के अंदर ही बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा बैंकिंग नेटवर्क चला रहे हैं, लेकिन लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, ठीक है। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब जो लोग भाई साहब एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं, दे बेसिकली बिहेव एज एन इंटरमीडिएट, एक मतलब लेन देन का जो ब्रोकर टाइप का काम करते हैं, इंटरमीडियरीज, ठीक है। ओके, सो ऑर्गेनाइज सेक्टर, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो अभी भाई साहब आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक है भाई साहब, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। इट इज द एपेक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री, ये एकदम टॉप लेवल पे है, ठीक है। इससे बड़ा और कोई बैंक नहीं है हमारे इंडिया में। देयर इज नो अदर बैंक बिगर देन द आरबीआई। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट। तो इसके पास भाई साहब पूरा पावर है मनी मार्केट को रेगुलेट करने का। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला फंक्शन क्या है? इशू ऑफ करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स इशू करता है ये, ठीक है। आपके जितने भी करेंसी नोट्स बाजार में चल रहे हैं, दैट इज इशूड बाय द आरबीआई, ठीक है। कॉइन्स नहीं, कॉइन्स और करेंसी नोट्स में फर्क क्या है? हाँ, करेंसी नोट्स हायर रहते हैं, ओके। तो फर्क क्या है? करेंसी नोट और कॉइन में फर्क क्या है? मेटेरियल से बनते हैं, पेपर से बनते हैं, ओके। नहीं, दैट इज नॉट द डिफरेंस। चलिए, मैंने आपको अभी बोला 10 रुपए का, मैंने आपको एक कॉइन दिया और 10 रुपए का एक नोट दिया, अभी क्या फ़र्क है? चलो अमाउंट ज़्यादा है, यस करेक्ट, ज़्यादा हायर डिनोमिनेशंस के आपके जो है तो वो कॉइन्स नहीं होते हैं ना। और क्या फ़र्क है? 10 रुपए का नोट ही छापे ना गवर्नमेंट, कहाँ है 10 रुपए का कॉइन छाप रहा है? करेंसी नोट्स आरबीआई प्रिंट करता है और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहला भेद हो गया। दूसरा क्या है भाई साहब? कॉइन जो करेंसी नोट है उसका पेपर वैल्यू नहीं है। मतलब क्या है कि करेंसी वो जो छापा गया है उसका वैल्यू है। 10 रुपए के कॉइन में आपको 10 रुपए का एलिमेंट यूज हुआ है, समझ में आ रहा है? ओके, देखो 10 रुपए का अगर मैं कॉइन बोलूंगा ना, या 1 रुपए का, कौन ज़्यादा भारी होगा? 5 रुपए का कॉइन या 1 रुपए का कॉइन? 5 रुपए का कॉइन। क्यों 5 रुपए? लेकिन क्या 10 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट, इनमें भारित्व में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 5 रुपए का कॉइन या 10 रुपए का कॉइन या 1 रुपए का कॉइन, इन सब में डिफरेंस होगा वेट्स में। क्योंकि जब आप 5 रुपए की कॉइन की बात कर रहे हैं तो 5 रुपए का मेटल यूज हुआ है उसमें, मतलब जो उसका फेस वैल्यू है वही उसका बार्गेनिंग वैल्यू है। क्या ये समझ में आ रहा है? जितना उसका फेस वैल्यू है उतना ही बार्गेनिंग वैल्यू है। यहाँ पे जो करेंसी नोट्स होते हैं उनका फेस वैल्यू नहीं होता, ठीक है, बार्गेनिंग वैल्यू ही होता है, ठीक है। उनका फेस वैल्यू नहीं होता, वो किसी वैल्यू के नहीं होते हैं, कागज का एक टुकड़ा ही है बस उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है, आरबीआई का सिग्नेचर है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ओके। द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या करता है भाई साहब? इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। अगर किसी देश में गरीबी है तो क्या हम ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे तो गरीबी हट जाएगी? क्यों हट सकती है ना भाई साहब? अगर समझ लो कोई देश गरीब है, ज़्यादा नोट्स प्रिंट करो। लगभग ऐसा ही कुछ हुआ था जब जर्मनी में
वॉर का माहौल था, ठीक है। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। दोनों ही में जर्मनी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। जर्मनी वॉज द क्रिएटर ऑफ द वॉर, ठीक है। लेकिन ये जो बीच का अंतराल है 1919 से लेकर 1939 तक, इसमें जर्मनी की इकोनॉमी बहुत गिरती नजर आई, ठीक है। क्योंकि जर्मनी पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए। जर्मनी पहला वाला वर्ल्ड वॉर हारी थी, तो जितने भी नेबरिंग उसके कंट्रीज़ थे उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया। उसका भाई साहब आधा प्रॉपर्टी ले लिया। जो राइन लैंड हुआ करता था, जो बेसिकली एक फर्टाइल लैंड हुआ करता था, वो उससे छीन लिया। तो जर्मनी की कमर टूट गई। जर्मनी भाई साहब धीरे धीरे नीचे जाता गया। तो जब हिटलर आया, तो जब हिटलर इकोनॉमी को संभालने लगा, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, व्हाई नॉट प्रिंट मोर नोट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिंट करने लगा। तो उसका जो सेंट्रल बैंक था उसने बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिंट करने लगा। अभी मामला ये हो गया कि आपका एक पैकेट ब्रेड जो आता था 10 रुपये में, वही चीज़ अभी 500 रुपये में बिकने लगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग भाई साहब एक ब्रेड लेने जा रहे हैं बैग भर मनी लेकर, ऐसी हालत हो गई। नोट्स बांट रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो अभी नोट्स की वैल्यू, अगर नोट्स बांट रहे हैं तो अगला जो दुकानदार है वो भी अपना भाव बढ़ा देगा ना, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। सो इन्फ्यूजिंग मोर नोट्स और प्रिंटिंग मोर नोट्स एंड इन्फ्यूजिंग देम इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी। इससे इन्फ्लेशन ही बढ़ने वाला है। जो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी वही आज 500 रुपये में मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास भर भर के पैसा है, ठीक है। बैग भर भर के लोग पैसा लेने जा रहे हैं, पैसा लेकर जा रहे हैं एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए। और डिफिकल्ट हो गई लाइफ, ठीक है। इट वॉज मोर डिफिकल्ट। लोगों को लगा कि चलो पैसा आएगा तो राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली, क्योंकि सब में वो पैसा बटा है, ठीक है। तो अभी भाई साहब दुकानदारों लोगों ने भी पैसे बढ़ाने चालू कर दिया। सो कितना नोट प्रिंट करना है और कितना नोट प्रिंट करके इकोनॉमी में डालना है, ये सारा सब कुछ अन्वेषणा जो है तो आरबीआई करती है। आरबीआई डज द एंटायर कैलकुलेशन, ठीक है। अभी इकोनॉमी का रेट कितना चल रहा है, जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना नोट प्रिंट करके मतलब बाजार में डालना है, ये सारा सब कुछ भाई साहब आरबीआई करती है। अगले 10 सालों में ये फंक्शन नहीं रहेगा। अगले 10 सालों में शायद ये फंक्शन नहीं रहेगा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी सारी जगहों पे सब कुछ ऑनलाइन मोड पे अभी हो गया है। पीपल आर हार्डली कैरिंग ये वॉलेट वॉलेट भाई साहब अभी हम कैरी कर रहे हैं, अगले 10 सालों में शायद कैरी नहीं करेंगे। यू सी अ स्मार्ट ट्रांजिशन, राइट। यू सी ए ट्रांजिशन, वाई डू वी नीड टू कैरी द मनी। सब जगह भाई साहब स्कैन कोड, ये कोड, वो कोड, सब धार दूर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। कोई ज़रूरत ही नहीं है ना पैसा कैरी करना मतलब रिस्क, ठीक है। राहुल माथे ने 2 बार पेमेंट लिया और हमारे क्लास से गायब हो गया भाई साहब। तो पैसा कैरी करना मतलब रिस्क है ना। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। सो कैरिंग ऑफ मनी इज़ अ रिस्क, कैरिंग ऑफ मनी इज़ अ रिस्क। सो ये अगर करेंसी नोट्स हम बंद कर देते हैं, हमारे इंडिया के लिए भी वैसा बहुत सारा पैसा बच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली करेंसी नोट्स में पेपर तो लग रहा है ना, इंक तो लग रहा है ना, और जो आपका झोल झाल होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे, है ना। झोल झाल होने के चांसेस, देखो ऑनलाइन फ्रॉड एक दूसरा चीज़ है, लेकिन काउंटरफिट नोट्स एक दूसरा चीज़ है। काउंटरफिट नोट्स मतलब नकली नोट्स। भाई साहब बहुत बार ये जो कुछ सालों पहले एक स्टेप लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू बैन 500 रुपीज़ नोट्स, वाई डू यू थिंक इट वाज इन्फ्यूज्ड? उसका मेन कारण क्यों था? मेन कारण ये था कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे काउंटरफिट नोट्स पाकिस्तान से आ चुके थे, जिसके चलते बहुत बड़ी मात्रा में आपका भाई साहब, देखो आज की तारीख में ना लोग सीधा सीधा वॉर नहीं कर रहे हैं, लोग अलग तरीके से वॉर कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंट कंट्रीज़ है ना वो अलग तरीके से वॉर कर रहे हैं। जैसे बायो वॉरफेयर, जैसे कोरोना हो गया भाई साहब, आपने वायरस डाल दिया किसी कंट्री में, कंट्री तबाह हो जाएगी। आपने भाई साहब मतलब बिना गोली चलाए इतने लोग मर गए, ठीक है। ये एक टाइप का वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर है। और दूसरा वॉरफेयर क्या है भाई साहब? किसी कंट्री की इकोनॉमी को तोड़ डालो। किसी कंट्री के इकोनॉमी को अगर आप रप्चर कर देते हो तो वो कंट्री घुटनों में आ जाएगी, वो क्या वॉर के बारे में सोचेगी, ठीक है। तो इन्फ्यूजिंग मोर नोट्स इनटू द कंट्री विल इंश्योर कि उसका भाई साहब इकोनॉमी क्रैश होगा ही होगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो अभी बंद होने वाला है। शायद अगले 10 सालों में दिस वुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ आरबीआई एनीमोर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, मतलब गवर्नमेंट के साथ ही चलती है ये। गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज़ और इनके सारे पॉलिसीज़ मैच होने चाहिए। एक टाइम आया था जब आरबीआई के जो गवर्नर थे उपेंद्र पटेल बोल के, उनके साथ मोदी गवर्नमेंट का क्लैश हो गया था, ठीक है। तो देयर वाज अ क्लैश, he had some more ideas, they have some more ideas, तो there was a clash। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट में क्लैश हो सकता है।
ठीक है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का ये बाप बैंक है। इसका मतलब ये है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में, उन सारे बैंक्स का ये बाप बैंक है। तो बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जितने भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसका भाई साहब ये कस्टोडियन है, ये होल्ड करता है उसको। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इट बेसिकली कंट्रोल्स द क्रेडिट। तो जितना भी क्रेडिट रोल डाउन हो रहा है, क्रेडिट मतलब उधार, उधारी पे पैसा, ठीक है। जितने भी बैंक्स, देखो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, सारे जितने भी बैंक्स हैं वो एंड ऑफ डे सारा रिपोर्ट आरबीआई को भेजते हैं, किसको कितना लोन दिया, कितने रेट पे दिया, क्यों दिया, क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो वेरीफाई किए हैं, ये सारी चीज़ों पर। और अगर आरबीआई को, जैसे कुछ दिनों पहले एक बैंक था पीएनसी, उसको भाई साहब आरबीआई ने फाइन लगाया, उसको बंद करवाया। क्यों? क्योंकि वो पीएनसी बैंक के जितने भी डायरेक्टर्स थे आपस में ही उन्होंने लोन देना चालू कर दिया अपने आप को। तो आरबीआई ने पकड़ लिया इसको और फिर उसको बैन किया, बैंक को सीधा बंद करवा दिया। जितने भी आपके जिन्होंने इन्वेस्टर्स थे बैंक में, उनका पैसा वापस मिल गया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दैट वाज द स्ट्रिक्ट प्रोसेस दैट आरबीआई बेसिकली, क्योंकि सारा रिपोर्ट जाता है। अगर आपने किसी को लोन दिया है और उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है भाई साहब, उसका कोई क्यों दिया है, कैसे दिया है, किन चीज़ों को आपने वेरीफाई करने के बाद लोन दिया है, इस सब का कोई मापदंड ही नहीं है, तो भाई साहब आपका बैंक बैन हो जाएगा, आरबीआई पकड़ेगी पकड़ेगी, ठीक है। देखो बैंक्स जो लोन दे रही हैं उस पर आरबीआई क्यों अपना शिकंजा कसना चाहता है, उस पर आरबीआई क्यों मॉनिटर करना चाहता है, बताइए। आरबीआई गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है, राइट, सारे बैंकों का बाप, ठीक है। बैंक्स किसको लोन दे रही है, कितने रेट पे दे रही है, व्हाई डज द आरबीआई हैव टू इंटरवीन इनटू इट, क्यों आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा। सोचिए भाई साहब, आरबीआई को रोज रिपोर्ट जाता है हर एक बैंक से और ये रिपोर्ट्स वहां पे चेक होते हैं, उनकी पूरी टीम है जो चेक होती है। भाई साहब कोई गया है सीबीडी बेलापुर, और मैं आपको दिखेगा आरबीआई का इतना बड़ा वैसा बैंक है जो अब बीकेसी में जाएंगे तो आरबीआई का मेन ऑफिस है। क्यों है ये, वाई डू थिंक दिस प्रोसेस इज देयर। हाँ, फ्रॉड नहीं होगा, नहीं भाई, मेरा बैंक है, मैं किसको लेन देना चाहूं मेरे मर्जी ना, तुम कौन होते हो मेरे को मॉनिटर करने वाले। तो सेंट्रल बैंक है तो क्यों, तो सेंट्रल बैंक है तो क्या हुआ, मैं तो प्राइवेट हूं ना, मैं आईसीआईसी हूं, मैं एचडीएफसी हूं, मैं प्राइवेट हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। सारे बैंक्स आपके गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं कुछ, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स नहीं है। प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स हो, सबको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा, किसको कितने टक्के पे लोन दिया, क्यों दिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, ये सारे तमाम चीज़ें क्यों देना पड़ेगा। आरबीआई मनी सप्लाई नहीं है, आरबीआई इज नॉट अ मनी सप्लायर। हाँ नहीं, काम क्यों है, अगर मेरा काम है तुम्हारा कॉपी चेक करना, क्यों चेक कर रहा हूं, ताकि तुम इंप्रूव हो, है ना। मैं तुमको टेस्ट दे रहा हूं, तुम भाई साहब आंसर दे रहे हो, तुमने ये आंसर गलत लिखा है, ये मेरा मकसद है तुम्हारा कॉपी चेक करने का। तो आरबीआई का क्या मकसद है, तुम्हारा लोन चेक करने का। हाँ नहीं नहीं, देखो गवर्नमेंट क्या सबको जॉब्स दे सकती है, नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट सबको जॉब्स नहीं दे सकती। गवर्नमेंट अगर सबको जॉब्स नहीं दे सकती है, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, कुछ पोर्टफोलियोज गवर्नमेंट के हाथ में है, जितना भी वहाँ पे जॉब बनता है गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन सारे जॉब्स का गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, नहीं। तो लोगों के पास दो ऑप्शन बचता है, या तो प्राइवेट में नौकरी करे या तो अपना बिजनेस करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट अगर बिजनेस को सपोर्ट करे तो गवर्नमेंट को दिख रहा है कि भाई साहब अगर आपने एक स्टार्टअप को सपोर्ट किया या एक किसी इंसान को सपोर्ट किया जिसने बिजनेस डाला है, वो और 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो गवर्नमेंट की जो असुविधा या समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भाई साहब खत्म हो रही है। गवर्नमेंट 10 जॉब्स क्रिएट करे, उससे अच्छा एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर दे, वो 10 लोगों को जॉब देगा, दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन, है ना। लेकिन इस एंटरप्रेन्योर को या इस बिजनेसमैन को खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशियल अमाउंट पे लोन देना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट लोन दे नहीं सकती, तो कौन लोन देगा, बैंक्स लोन देंगे। तो ये बैंक्स का काम है लोन देना। लेकिन अगर ये बैंक्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो भाई साहब जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको लोन ना देके अपने आप में किसी ऐसे लोगों को लोन देंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है,
तो इसका मतलब तो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? देखो पीएनसी बैंक में क्या हुआ, जो भी डायरेक्टर्स थे पीएनसी बैंक में और जो भी उसके थे, उन सब लोगों ने भाई साहब वो पैसा बांट लिया। तुमको लोन दे रहा, इसको लोन दिखा दिया, इसको लोन दिखा दिया, उसको लोन दिखा दिया। क्यों दे रहे हो भाई साहब? इनके पास तो ऑलरेडी पैसा है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन स्टार्टअप्स को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बिजनेस हाउसेस को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो बिजनेस मतलब उतर रहे हैं उनको मिले, ताकि वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सके। ठीक है, अगर उनको लोगों को ना मिलकर कुछ ऐसे लोगों के जेब भरे जा रहे हैं जिनका भाई साहब ऑलरेडी पैसा है, तो गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोन डिस्पर्सल जो है प्रॉपरली चेक हो, और आरबीआई इसको मॉनिटर करता है। किसने कितने टक्के पे लोन लिया, तुमने कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है बिफोर यू प्रोक्योर अ लोन, एक्चुअली इट इज़ बेसिकली फ्रॉम एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तुम्हारा पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, कोई भी वैसा मैरिज लोन हो, फार्मल लोन हो, ये सारे लोन्स पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने चाहिए, और इन डॉक्यूमेंट्स को डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, क्योंकि लोन डिस्पर्सल जो है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। अगर लोन उसको मिलता है जो बिजनेस डाल रहा है, उसको मिलता है जो स्टार्टअप कर रहा है, उसको मिलता है जिसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तभी तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी। जिस टाइम पे जिसको पैसा चाहिए अगर मिलता है उसको, तो वो बिजनेस एक्सपैंड कर पाएगा और 10 लोगों को रोजगार दे पाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई आरबीआई डज अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द लोन्स। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे जो लोन्स जा रहे हैं, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, तो वैसा सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करती है और पब्लिश भी करती है। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, कुछ इसके प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस होते हैं, अदर फंक्शंस भी हैं विच वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, तो आरबीआई का प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है? आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, तो जितने भी कॉइन्स प्रेजेंट होते हैं और 1 रुपी नोट, ये आरबीआई नहीं छापती है, बाकी सारे नोट्स आरबीआई छापती है। जितने भी कॉइन्स प्रिंट होते हैं वो सारा कौन छापता है? कॉइन्स आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई बेसिकली प्रिंट्स व्हाट? ऑल करेंसी नोट्स एंड डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स। 1 रुपी के भाई साहब जो नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, इनको छोड़कर आरबीआई सारे करेंसी नोट्स प्रिंट करती है। तो 1 रुपी का नोट, अभी तो 1 रुपी का नोट दिखता है कि आपको नहीं दिखता होगा, शायद लुप्त प्राय हो गया है। ठीक है, और जो कॉइन्स हैं वो दिखते हैं आपके, ये कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपलम? ओके, बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी एज एन एडवाइजर एक्ट करता है, एज एन एजेंट एक्ट करता है और एज अ बैंकर एक्ट करता है। ऑन बिहाफ ऑफ दीज गवर्नमेंट्स आरबीआई एक्सेप्ट्स मनी, तो आरबीआई इनसे मनी को एक्सेप्ट करता है। इट मेक्स पेमेंट्स, ठीक है, इट एंगेजेस इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे आरबीआई ये सारे ट्रांजैक्शंस करती है। ठीक है, इट बेसिकली एक्सेप्ट्स द मनी, इट मेक्स पेमेंट्स एंड इट एंगेजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, इट एंगेज इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। बैंकर्स बैंक क्यों है? आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री में उन सबको आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, ये बैंकरों का बैंक है, बैंकरों का बाप है बेसिकली। ठीक है, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने किससे, देखो कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ लोन डिस्पर्सल चेक नहीं होता है, कमर्शियल बैंक्स में लोन जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो भी चेक होता है। किसी ने आके आपके बैंक में भाई साहब 50 करोड़ रुपए जमा कर दिए, कहाँ से आया ये 50 करोड़? ठीक है भाई, मार के आया, लूट के आया, कहाँ से आया? अचानक भयानक में किसके पास 50 करोड़ आ जाएंगे? ठीक है, अगर कोई 50 करोड़ जमा कर रहा है तो उसको भी भाई साहब डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स देने पड़ेंगे। ठीक है, जमा करने के लिए भी, हाँ 1, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कोई जमा कर रहा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट बैंक में जमा कर रहा है, दैट हैज़ टू बी बैक्ड अप बाई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एज वेल। ठीक है, उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जिस तरह से लोन्स के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैसे ही आपके जो पैसा जमा हो रहा है उसके लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री। आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स in the form of discounting eligible bills. Moreover, loans and advances are provided against approved securities.
तो ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग एलिजिबल बिल्स। तो ये क्या करता है भाई साहब, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग एलिजिबल बिल्स। तो कुछ कुछ बिल्स को ये डिस्काउंट करती है, ठीक है। फाइनेंशियल बैंक्स को भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक्स जो बिल्स जमा करते हैं वहाँ पे उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना। कभी कभी कोई बैंक समझ लो उसके पास कैश फ्लो कम है तो कभी कभी आरबीआई उसको हेल्प कर देता है, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास पैसा रहेगा तो ही तो अगले को पैसा दे पाएगी वो, है ना, वरना कहाँ से पैसे देगी। तो ये है भाई साहब। मोर ओवर लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो कभी कभी किसी बैंक में कैश फ्लो कम हो गया है, अभी कैश फ्लो कम हो गया तो अगले को वो कैसे लोन पे देगा, और जब वो अगले को लोन पे नहीं दे पाएगा तो उसका फंक्शन एज अ बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कभी कभी लोन ऐसे बैंक्स को भी हेल्प करती है बाय ग्रांटिंग एडवांसेस एंड लोन्स टू देम, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो देखो जब आपका जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हाई लेवल पे होता है, तो उसका कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब समझते हो, कस्टोडियन मतलब कैसा, जैसे तुम अगर कोई रूम रेंट पे ले रहे हो तो तुम एक डिपॉजिट पे करते हो, है ना, दैट इज कॉल्ड द कस्टडी। मतलब कल को कुछ भी हो गया तो ये पैसा तुम्हारा लेंडर रख रहेगा, है ना। कल को तुमने भाई साहब जब तुम छोड़ने जाओगे तब वो तुमको वापस करेगा, लेकिन पूरा चेक करके तब तुमको वापस करेगा वो पैसा, दैट इज कॉल्ड द डिपॉजिट अमाउंट। तो कस्टोडियन ऐसा ही होता है। देखो आरबीआई एक्ट्स एज द कस्टोडियन, वो पूरा डिपॉजिटर है ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है आरबीआई विल एक्ट एज द कस्टोडियन। आरबीआई ऑल्सो एंगेजेस इन बाइंग एंड सेलिंग द करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जितने भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बेसिकली यूएनओ का है, ठीक है। engages in buying and selling the currencies of all members of International Monetary Fund. It is responsible for maintaining the official exchange rate of rupee as well as for ensuring its stability, ठीक है। तो it is responsible for maintaining the official exchange rate. Official exchange rate किसका मेंटेन करता है वैसा रुपी का, as well as for ensuring its stability, और अपना स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है, it maintains its stability, ठीक है। Controller of credit. As a supreme banking authority, RBI has the power to influence the volume of credit created by commercial banks. It also monitors the purpose or use of credit. तो बहुत बड़ा फंक्शन है आरबीआई का क्रेडिट को मॉनिटर करना, क्योंकि अगर क्रेडिट मॉनिटर नहीं हुआ और क्रेडिट भाई साहब ऐसे खुलेआम बढ़ता रहा तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कंट्री का डेवलपमेंट होगा। पैसा लोन पे सही टाइम पे सही इंसान तक पहुंचना चाहिए, यही क्रेडिट का मेन उद्देश्य है। क्योंकि अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर दूसरे इंसान के पास पहुंच गया जिसको ज़रूरत नहीं है तो भी भाई साहब इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। सो एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी, आरबीआई कौन है भाई साहब, सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी है। इट हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक से जितना भी क्रेडिट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है उसको ये मॉनिटर करता है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट। तो किस लिए भाई साहब क्रेडिट लिया गया है, किस लिए भाई साहब लोन लिया गया है। लोन लेने के बाद वाकई में आपने फैक्ट्री डाली, लोन लेने के बाद वाकई में आपने इंडस्ट्री क्रिएट किया, लोन लेने के बाद वाकई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि ऐसे ही नाम के पे मोल्ड। तो इसीलिए देखो वो जो पीएमसी बैंक था वहाँ पे चेक किया गया, जिन लोगों ने भाई साहब लोन लिया था एक्चुअली में कोई बिजनेस एक्टिविटी वो नहीं कर रहे थे, पैसा लेकर दबाकर बैठे हुए थे वो, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन द बैंक वाज शट डाउन। चले आरबीआई ये स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है लोन अगर लिया गया है, किसने लिया है, कितने पे लिया है, क्यों लिया है, और लेने के बाद एक्चुअली उसमें काम किया है कि नहीं, ठीक है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट। आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। तो ये क्रेडिट कितना जाना चाहिए, ठीक है। अभी इकोनॉमी की हालत इतनी है, ठीक है, इतना बिजनेस अगर हम इनकरेज करेंगे तो इतना प्रॉफिट आने की संभावना है। तो कैसे देखती है आरबीआई कि हमने पिछले साल इतना अमाउंट क्रेडिट पे दिया था सारे बैंक्स ने और इतना बिजनेस जनरेट हुआ, ठीक है, तो अगर हम उस क्रेडिट को बढ़ाएं तो क्या ज़्यादा बिजनेस जनरेट होगा, ऐसे स्पेकुलेशंस करती है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो आरबीआई ये सब एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि भाई साहब इतना पैसा क्रेडिट पे घूमा, अभी क्रेडिट पे घूमा मतलब कहीं पे लोन्स पे गए, कहीं पे होम लोन्स पे गए, कहीं पे बिजनेस लोन्स पे गए, कहीं पे भाई साहब पर्सनल लोन्स पे गए, तमाम चीज़ों पे लोन्स में इतना पैसा घूमा और उसके अगेंस्ट में इतना पैसा आया। तो क्या हम अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करें तो और ज़्यादा आएगा, क्या हम और ज़्यादा अगर क्रेडिट बढ़ाएं तो क्या और ज़्यादा भाई साहब पैसा जनरेट होगा। क्योंकि देखो जब आप क्रेडिट पे पैसा देते हैं तो एक रिस्क फैक्टर रहता है
कल को बिजनेस जिसने स्टैब्लिश किया वो अगर उसका बिजनेस नहीं चला या वो अगर वापस नहीं दे पाया तो क्या ही कर लेंगे आप, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोलैटरल जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। तो क्रेडिट पे पैसा देना मतलब देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ बैड डेट्स आपके होंगे, ठीक है। सो क्रेडिट पे जितना पैसा आप घुमाएंगे, तो इसीलिए क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब एक्चुअली कैलकुलेशन से टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड, कितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएट हुआ है, कितने परसेंटेज पे क्रिएट हुआ और उसका रिटर्न कितना आया है, ठीक है। दीज आर थिंग्स दैट आर डन। क्वालिटेटिव मेथड टू रेगुलेट द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट, तो जिस लिए क्रेडिट यूज हो रहा है उसको रेगुलेट करना, टू रेगुलेट द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट का पर्पस या उसको रेगुलेट करना क्वालिटेटिव मेथड्स हो जाएगा, ठीक है। टू रेगुलेट द पर्पस और यूज ऑफ क्रेडिट। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, आरबीआई कलेक्ट्स and compiles statistical information related to banking and other financial sectors। तो आरबीआई करता क्या है भाई साहब, वो कलेक्ट करता है और कंपाइल करता है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए तमाम इन्फॉर्मेशन को वो भाई साहब कंपाइल करता है, ठीक है। कितना पैसा क्रेडिट पे घूमा है, कितना रिटर्न आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी तमाम चीज़ें। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस आरबीआई के क्या क्या हो जाएंगे। आरबीआई परफॉर्म सर्टेन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन सच एज एक्सटेंडिंग बैंक सर्विसेज टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। देखो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज मतलब जहाँ पे गांव के लोग ज़्यादा हैं, और जहाँ पे गांव के लोग ज़्यादा रहेंगे उनको बैंकिंग प्रोसीजर्स उतने समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मतलब उनको बैठ कर आराम से समझाना पड़ेगा। आप अगर किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले और आप दोनों भी जानते हैं काम क्या है ना। या तो आप डिपॉजिट करने गए होंगे, या तो लोन लेने गए होंगे, या तो अपना बैलेंस चेक करने गए होंगे। दे नो व्हाट सर्विसेज यू वांट टू प्रोक्योर, ठीक है। और बड़े ही सिंपल अगर समझ लो आप गए किसी बैंक में और आपको लोन चाहिए, तो वो आपको एक भाई साहब लिस्ट दे देंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कीजिए, फिर हम इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपका लोन अप्रूव करवाएंगे, बस खत्म हो गई बात। लेकिन यही चीज़ अगर किसी गांव के इंसान को समझाने की ज़रूरत पड़े तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर उसको समझाना पड़ेगा भाई साहब आधार कार्ड की ज़रूरत क्यों है, आपका भाई साहब पैन कार्ड की ज़रूरत क्यों है, शायद उसके पास पैन कार्ड ना रहे, इनकम स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्या है, सिबिल स्कोर की ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ों को उसको समझाना पड़ेगा। सो इसीलिए ग्रामीण जगहों पर या सेमी अर्बन जगहों पर बैंक्स का खोलना एक बेसिकली चैलेंज है। देयर इज अ चैलेंज टू दिस, ठीक है। सो आरबीआई इस काम को करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोन डिस्पर्सल नहीं होगा या फार्मर्स हमेशा मनी लेंडर से ही पैसा लेते रहेंगे तो वो डेट ट्रैप में फंसते रहेंगे। तो इसीलिए दे हैव टू बी इनकरेज टू टेक लोन्स फ्रॉम बैंक्स इंस्टेड, ठीक है। एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, इसमें आरबीआई बेसिकली एक प्रमोशनल एक्टिविटी है आरबीआई के लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिटर्स, तो डिपॉजिटर्स को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो भाई साहब अपने जीवन के बहुत मेहनत से कमाए गए जमा पूंजी को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क टू इट, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को भाई साहब ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आरबीआई इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू ऑल द डिपॉजिटर्स, ओके। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो देखो एग्रीकल्चरल फाइनेंस में आज की तारीख में भी चैलेंज ये है कि गांव खेड़े के लोग जो है वो किसान है, वो फार्मर है, उनको उतना पेपर वर्क समझ में नहीं आता है। जब वो लोन के लिए किसी बैंक के पास जाता है और बैंक वाले इतना बड़ा उसको लिस्ट समझा देते हैं या थमा देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे इन पेपरों का जुगाड़ करूँ और क्या करूँ, ठीक है। सो दैट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। तो वो बोलता है इससे अच्छा तो भाई साहब मैं अपने मनी लेंडर के पास चला जाऊं, जो गांव का जो मुखिया है, जो मर्चेंट है या जो महाजन है, जिस रेट में मुझे उधारी दे रहा था उसी रेट को मैं ले लूं। लेकिन वो रेट बहुत ज़्यादा रहता है और जितना उससे उधारी लेता रहेगा उतना वो फंसता जाएगा, ठीक है। सो आरबीआई को ऐसा प्रयास करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उससे लोन ले पाए, क्योंकि हमारा जो है प्राइमरली एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर पे बहुत सारा भरोसा है। इंडिया में एग्रीकल्चर उत्पादन जो है उसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। प्राइमरली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इंपोर्ट लेवल पे भी और एक्सपोर्ट लेवल पे भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पहला जो क्राइसिस हम फेस करेंगे वो होगा फूड क्राइसिस। तो और फूड क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा क्योंकि हम 135 करोड़ के हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इफ द एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर इज नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस, तो गांव मतलब जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट ये सब तो छोड़ दो, पहला भाई साहब टेंशन गवर्नमेंट को ये आएगा कि लोगों को खिलाएं क्या, ठीक है। वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए
बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी लेवल पे एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो, और एग्रीकल्चर ठीक ठाक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको जब चाहिए पैसा तब मिले। जैसे आपका सोइंग सीज़न है, जब बीजे बोए जाते हैं तो सोइंग सीज़न में हाई कैश की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे भाई साहब फार्मर को ज़्यादा पैसे चाहिए होता है। जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो फार्मर अपना भाई साहब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है तो उसको पैसा आ रहा है, ठीक है, तब उसका उतना पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो सही टाइम पे किसानों तक सही तरीके से पैसा पहुंचे, इसके लिए आरबीआई को स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि एग्रीकल्चर में क्रेडिट बढ़े, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगर डेवलप नहीं होंगे तो इंडिया का भाई साहब जॉब सेक्टर बढ़ेगा नहीं, इंडिया का भाई साहब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर नहीं बढ़ेगा, और ऑब्वियसली पैसा भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग दैट इट हैज़ टू फाइनेंस। अदर फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स। तो जितने भी भाई साहब मेंबर बैंक्स होंगे आरबीआई का, तो उनके बीच में जो अकाउंट्स की सेटलिंग होती है, ठीक है, ये क्लियरिंग हाउस है फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स। जैसे मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और राहुल मात्रे ने मुझे एक चेक दिया, वो आईसीआईसीआई बैंक का है, तो मैं क्या करूंगा, उससे चेक लूंगा और कहाँ जमा करूंगा? अपने अकाउंट में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, उस चेक को प्रेजेंट करेगा किसको? अपने आईसीआईसीआई बैंक को। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये आरबीआई के थ्रू हो रहा है। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को रिकग्नाइज किया है, इसीलिए बोला कि भाई साहब इनका जो पैसा है इनको जाना चाहिए, इनके अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ द क्लियरिंग हाउस, आरबीआई है क्लियरिंग हाउस। एक्चुअली हम बोलते हैं ना चेक गया है क्लियरिंग में, ऐसा बोलते हैं ना, तो आरबीआई आपका क्लियरिंग हाउस है फॉर सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन इट्स मेंबर बैंक्स। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और क्या करता है? प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये भाई साहब जितने भी बैंक्स हैं उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, commercial banks act as intermediaries in the country's financial system by bringing the savers and investors together। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली करता क्या है भाई साहब? जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है बाय ब्रिंगिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर, जितने भी सेवर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको साथ लाता है। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपके प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड फंक्शन, इंडियन कमर्शियल बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, नेमली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। इन चारों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए और फॉरेन बैंक्स, ठीक है। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलोज। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो भाई साहब डिपॉजिट जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं हम, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मतलब सारे कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट होते हैं। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट होते हैं मतलब यही डिपॉजिट्स तो भाई साहब आपके लोन्स में घूमेंगे, है ना। अलग अलग आपके सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये डिपॉजिट्स भाई साहब कस्टमर से एक्सेप्ट किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू पीपल हु नीड इट, ठीक है। एंसिलरी फंक्शंस एंड क्रेडिट क्रिएशन, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। दीज आर बेसिकली द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। Okay, acceptance of deposits. Accepting deposits is one of the primary functions of commercial banks. Deposits continue the main source of funds for these banks. Savings lead to creation of deposits. The deposits are categorized as demand deposits. एक हो गया भाई साहब आपका demand deposit, ठीक है। Demand deposit क्या होता है? These deposits are withdrawable on demand. तो अगर आपका डिमांड आया तो ये विड्रॉएबल होगा। दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट। तो 2 तरीके के अकाउंट आपके क्रिएट होते हैं, एक आपका करंट अकाउंट क्रिएट होता है और एक होता है आपका सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। 2 तरीके के अकाउंट क्रिएट होंगे। तो डिमांड डिपॉजिट्स, दीज डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड। तो अगर आपने भाई साहब एक चेक दिया या डिमांड ड्राफ्ट दिया तो वो विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। So these deposits are withdrawable on demand. They are in the form of current account and savings account deposits. Current account deposit, time deposits होते हैं. These deposits are repayable after a certain period of time. एक certain period of time के बाद ये repayable होंगे. Time deposits होते हैं, ठीक है. In other words, they can be withdrawn only on maturity.
आपने भाई साहब किसी चीज़ का फिक्स डिपॉजिट सुना होगा, आपने भाई साहब 10,000 रुपये 1 लाख रुपए भाई साहब फिक्स्ड में रख दिया, तो भाई साहब 10 साल बाद आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ टाइम डिपॉजिट। दीज डिपॉजिट्स आर मतलब उसके पहले समझ लो आपने 1 साल के लिए फिक्स किया, 2 साल के लिए फिक्स किया, 5 साल के लिए फिक्स किया, 10 साल के लिए फिक्स किया, उसके पहले अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। सो इट इज़ फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके पहले आप एप्लीकेशन जाहिर करके अगर समझ लो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ, अगर आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू पे आप विड्रॉ करते हैं तो जितनी आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो फुल आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दीज आर नोन एज टाइम डिपॉजिट्स। दे कैन बी विड्रॉन ओनली ऑन मैच्योरिटी। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स। तो एक हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट और एक हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। Providing loans and advances is another primary function of commercial banks. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। The banks mobilize savings and lend these funds to institutions and individuals for various purposes, loans और advances। ठीक है, ancillary functions क्या होते हैं? Commercial banks provide a range of ancillary services such as transfer of funds, collection of money, making periodical payments on customers' behalf, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है भाई साहब, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ, ये सब आपके भाई साहब एंसिलरी फंक्शंस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, कलेक्शन ऑफ मनी, आपका भाई साहब मनी कलेक्शन, मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ। जैसे अगर आपने देखा रहेगा कि आप अपने जी पे से या अमेजन पे से या भाई साहब फ़ोन पे से ऐसे पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो यूटिलिटी बिल्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इसका आप पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, पीरियोडिकल पेमेंट्स, मतलब हर महीने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, रेंट जाता होगा या ईएमआई जाता होगा, ये सब आपके पीरियोडिकल पेमेंट्स हैं, आप सेटअप कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑन कस्टमर्स बिहाफ। मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग मतलब आप अपने बैंक से दूसरे बैंक मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज, ये सब तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है भाई साहब, इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, these banks are creators of credit। ठीक है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स द बैलेंस अमाउंट इज यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। तो बैलेंस अमाउंट किस में जाता है भाई साहब, लोन्स देने में जाता है। ठीक है, 10, तो आपका क्या होता है, जो डिपॉजिट्स आते हैं थोड़ा बहुत कैश रिजर्व बैंक रखता है, उसके बाद बाकी जो अमाउंट बचता है उसको लोन्स में घुमाता है, क्योंकि लोन्स में ही पैसा है। ठीक है, द सेकेंडरी डिपॉजिट्स और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय बैंक्स। तो एक और डिपॉजिट क्रिएट होती है सेकेंडरी डिजर्वेटिव और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, मतलब अभी इनसे जो पैसा वापस आएगा, जो लोन्स दिया हुआ है इनसे जो पैसा वापस आएगा उससे सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे। Organized sector of Indian money market. Money market is a market for lending and borrowing of short term funds. तो जितने भी आपके शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा, कहीं और ही हो। ठीक है, जितने भी आपके शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। द मनी मार्केट इन इंडिया इज डायकोटोमस बाय नेचर। इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मनी मार्केट जो है इंडिया का, इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पैसा चल रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। ठीक है, द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग अगेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये सारे आपके भाई साहब हो गए। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक, ये पढ़ चुके फिर से आ रहा है। ओके, इट इज द एपेक्स बैंकिंग सिस्टम, पढ़ तो चुके भाई साहब। तो मनी मार्केट को ये इट इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट। आरबीआई वाज सेट अप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, किसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई सेट हुआ था, हिल्टन यंग रिकमेंडेशन के ऊपर आरबीआई सेटअप हुआ था। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। तो जो सेव कर रहे हैं मनी और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों को भाई साहब ये साथ में लाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।